Assalamu alaikum everyone. It's me, Hafsa Farooq, your business communication teacher. I hope you all are doing great. So today the topic of our discussion is overcoming barriers to effective listening. हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा, हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स आते हैं, नॉइस होती है। और नॉइस क्या होती है? बैरियर्स जिनकी जो रुकावट होती है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इफेक्टिव लिसनिंग पे कौन से बैरियर्स हैं जिसकी वजह से हम ओवरकम कर सकते हैं इफेक्टिव लिसनिंग। जो बैरियर्स आते हैं इफेक्टिव लिसनिंग में, हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। As you learned earlier, barriers and noise can interfere with the communication process. Have any of the following barriers and distractions prevented you from hearing what has been said? हमने वही बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि जब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो उसमें कुछ बैरियर्स या नॉइसेज आती हैं। उन्होंने कहा कि आपने इनमें से देखा है कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि आपको प्रिवेंट करती हैं, जो जिसकी वजह से आप सुन नहीं पाते हो। तो कौन से वो ऐसे बैरियर्स हैं? यहाँ पे हमने कुछ बैरियर्स हमने लिस्ट डाउन किए हैं। नंबर 1 बैरियर, फिजिकल बैरियर। यू कैन नॉट लिसन इफ यू कैन नॉट हेयर व्हाट इज बीइंग सेड। आप सुन ही नहीं सकते वो अगर आपने गौर से नहीं सुना जो कहा गया है। तो फिजिकल बैरियर क्या है? फिजिकल इम्पीडमेंट इंक्लूड हियरिंग डिसेबिलिटीज, जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, हियरिंग डिसेबिलिटीज होती हैं, या फिर नॉइजी सराउंडिंग की बात करें एंड नॉइजी सराउंडिंग्स, इसकी वजह से भी आपको एक बैरियर आ जाता है, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट रहता है। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू लिसन इफ़ यू आर इल, टायर्ड और अनकम्फर्टेबल। अगर एक और भी डिफिकल्ट हो जाता है, अगर आप इल हो, अगर आप बीमार हो, अगर आप टायर्ड हो, या अगर आप अनकंफर्टेबल हो, तो भी एक बैरियर आ जाता है। और ये जो बैरियर आते हैं जिसमें हियरिंग डिसेबिलिटीज और नॉइजी सराउंडिंग्स, ये सारे फिजिकल बैरियर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट बैरियर है साइकोलॉजिकल बैरियर। Everyone brings to communication process a unique set of culture, ethical and personal values. हर कोई जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा लोग, जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो उनकी अपनी पर्सनल वैल्यू। ईच ऑफ अस हैज एन आइडिया ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हम सबको, या जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, उन सबको आइडिया होता है कि क्या सही है और क्या इम्पोर्टेंट है। If other ideas run counter to our preconceived thoughts, we tend to tune out the speaker and thus fail to receive them. साइकोलॉजिकल बैरियर में हम वो बैरियर, क्योंकि हमारे अपने आइडियाज हैं, हमारे अपनी वैल्यूज हैं, तो जो अगर हम कुछ कोई मैसेज रिसीव भी कर रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, हम फेल टू रिसीव हो जाएगा अगर हम करेंगे, ये सोचेंगे कि हमारी जो थिंकिंग अलग है, हमारी पर्सनल व्यूज अलग हैं। ये एक ये एक बैरियर आ जाता है, क्योंकि स्पीकर जो भी बोल रहा है, स्पीकर की अपनी वैल्यूज हैं और रिसीवर की अपनी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे एक बैरियर आ जाता है जहाँ पे स्पीकर जो है या समझा नहीं पाएगा, या लिसनिंग जो रिसीवर है वो सही सुन नहीं पाया, तो ये एक बैरियर आ जाता है और इस बैरियर को साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। लैंग्वेज बैरियर नेक्स्ट है, लैंग्वेज बैरियर और लैंग्वेज प्रॉब्लम। Unfamiliar words can destroy the communication process because they lack meaning for the receiver. अनफेमिलियर वर्ड्स, अगर सेंडर जो है आपका कुछ ऐसे अल्फाज यूज कर रहा है या कुछ ऐसे वर्ड्स जो है अनफेमिलियर है, किससे? रिसीवर के। क्योंकि हमें ये पता है कि जब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जब तक हम रिसीवर को कंसिडर नहीं करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस में हम सोचेंगे ही नहीं कि रिसीवर हमारा कौन है, तो हम कैसे प्रॉपरली उसको अपना मैसेज दे सकेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो अगर रिसीवर के जहन में आइडिया ही नहीं है कि कौन से वर्ड्स हैं, तो वो अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, या अगर हम उर्दू में बोल रहे हैं और आपका रिसीवर जो है वो इंग्लिश सुनने वाला है, तो क्या होगा? आपका एक प्रॉब्लम आ जाएगी और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो लैंग्वेज बैरियर में आपके अनफेमिलियर वर्ड्स और लैंग्वेज बैरियर आपका आ जाता है, और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एक ये हर्डल है, एक आपका डिस्ट्रैक्शन अलग है
और एक बैरियर आ जाता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल डिस्ट्रैक्शंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें पता है वर्डलेस कम्युनिकेशन होती है, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, ये सारे आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वे में। Many of us find it hard to listen if a speaker is different from what we view as normal. अगर आपका स्पीकर है, आपका सेमिनार अरेंज किया गया और आपका सेमिनार रिलीजियस बेस्ड कोई आपका टॉपिक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्पीकर को बुला लेते हैं जिसके जो बिल्कुल अलग साउंड कर रहा होता है, उसके अगर हम कह लें नॉन वर्बल, उसकी जो कम्युनिकेशन जो कर रहा है वो वर्बल तो वो ठीक बोल रहा है लेकिन नॉन वर्बल डिस्ट्रैक्शन फील हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे बैरियर आ जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। जब आपका लिसनर सही से सुन ही नहीं पाएगा और वो तो वो क्या होगा, एक डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। अनयूजुअल क्लोथिंग और अ रेडिकल हेयर स्टाइल कैन कॉज इनफ डिस्ट्रैक्शन टू प्रिवेंट अस फ्रॉम हियरिंग व्हाट द स्पीकर हैज टू से। यही बात की जा रही है, मैंने एक एग्जांपल दी कि अगर कोई टॉपिक है हमारा रिलीजियस एक बेस्ड टॉपिक है हमारा और हमने जो स्पीकर बुला लिया है वो बिल्कुल अलग बिल्कुल साउंड कर रहा है, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, वहाँ पे आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर आ जाता है। नेक्स्ट है थॉट स्पीड। बिकॉज वी कैन प्रोसेस थॉट्स एट लीस्ट 3 times फास्टर देन स्पीकर कैन से। जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है ना, जो लिसनर है आपका या कोई भी इंसान है जो सोच रहा होता है ना, वो 3 times फास्टर उसका स्पीकर से वो तेजी से सोच रहा होता है और ज्यादा तेजी से सोच रहा होता है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी नॉन वर्बल और आप लोगों के दिमाग में आएगा नॉन वर्बल, ओके फाइन, आप सोचना शुरू कर दो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी कम्युनिकेशन आ रही है, तो आपका थॉट प्रोसेस जो है वो 3 times फास्टर चल रहा है स्पीकर से। तो वी कैन बिकम बोर्ड एंड अलाउ आवर माइंड्स टू वंडर। तो हम क्या करें कि हम अपने थॉट प्रोसेस में, मैंने आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझाने से पहले आपने अपने दिमाग में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पहले ही सोचना शुरू कर दिया, आपकी थॉट स्पीड जो है वो 3 times फास्टर थी, उसकी वजह से आपने जो मैं बोल रही थी वो नहीं सुना और वो वहां पे आपकी डिस्ट्रैक्शन हुआ और वहां पे आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर आ गया। Faking attention. Most of us have learned to look as if we are listening even when we are not. Faked attention, however, seriously threatens effective listening. फेक अटेंशन की एग्जांपल तो ऑब्वियसली यही हो सकता है क्लास में जब आप लोग बोर हो रहे होते हो और फेक अटेंशन अपने फेक करते हो अटेंशन को कि आप सुन रहे हो प्रॉपर लेक्चर लेकिन आप लोग नहीं सुन रहे होते। कुछ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, हर किसी की बात नहीं की जा रही। तो ये फेक अटेंशन मीन जब अगर लिसनर आपका सेंडर जो है जो आपकी बात कर रहा है या कोई भी मैसेज दे रहा है बट आप फेक अटेंशन दे रहे हो कि हाँ हम सुन रहे हैं, तो ये फिर इफेक्टिव लिसनिंग में एक बैरियर आ जाता है यहाँ पे। फिर आप चाहोगे भी कि मैं सुनूं कि क्या बोल रहा है, तो आपने इतने सारी तो आपने उसको जो मैसेज था उसको आधा तो आपने उसको जाने दिया, उसके बाद जब आपने आधा कंटिन्यू किया तो आपको क्या समझ आएगा फिर। नेक्स्ट बैरियर की अगर बात करें तो है ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग बेसिकली है कि जब हमें अटेंशन चाहिए होती है, एक ऐसा टर्म है ये कि टू सीक अटेंशन, और या फिर आप चाहे कि जो आप बोलना चाहते हो जो आपका सेंडर या रिसीवर है वो वही समझे, ठीक है। तो ग्रैंड स्टैंडिंग, वुड यू रेदर टॉक और लिसन, आप क्या करोगे, बात करोगे या सुनोगे पहले। नेचुरली मोस्ट ऑफ अस वुड रेदर टॉक। ज्यादातर हम में से लोग होते हैं जिनको वो बोलना चाहते हैं, वो सुनने से पहले वो बोलना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस, क्योंकि हमारे अपने एक्सपीरियंसेस, हमारे अपने ख्यालात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा ऐसे होते होंगे कि वो किसी और को बात ही नहीं करने देते, वो क्या करते हैं पहले जो है खुद बात करना शुरू कर देते हैं, और जब कोई दूसरा बात करे तो वो उनको उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है उनको रोक के अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं उसमें एक बैरियर आ जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से बात पूरी नहीं कही गई। तो कुछ लोग हमने बात की कि वी ग्रैब द लाइमलाइट इन कॉन्वर्सेशंस। We sometimes fail to listen carefully because we are just waiting politely for the next pause so that we can have our turn to speak. हम लोग कुछ इतनी ज्यादा कुछ लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल ली जा रही है यहाँ पे कि कुछ लोग वो एक बात करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो जल्दी जल्दी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि इसमें वो सुनना कि दूसरा क्या बोल रहा है आपको वो छोड़ देते हैं वो लोग। तो ये भी एक बैरियर है ऑब्वियसली। यहाँ पे हमने देखा बिल्डिंग पावरफुल लिसनिंग स्किल्स, हमने बैरियर
की बात कर ली। अगर ओवरकमिंग आएगा कि कैसे ओवरकम कर सकते हैं तो भी लिख सकते हो। अगर ये आएगा कि कौन से बैरियर्स होते हैं टू इफेक्टिव लिसनिंग तो भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर आपको एक पावरफुल लिसनिंग स्किल्स अगर बिल्ड करनी है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए। You can reverse the harmful effects of poor habits by making a conscious effort to become an effective listener. आप क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो ये बैरियर्स, और आप क्या बन सकते हो, एक अच्छा इन एक्टिव लिसनर बन सकते हो। दिस मीन्स बिकमिंग इन्वॉल्व, इसका मतलब क्या है कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो कम्युनिकेशन प्रोसेस में अच्छी तरह से। यू कान सिट बैक एंड हियर whatever a lazy mind happens to receive। आप बस बैठ नहीं सकते हो कि क्या हमारे जो लेजी माइंड है वो क्या रिसीव कर रहा है। नहीं, आपको एक अगर आपने बनना है, एक पावरफुल लिसनर बनना है आपने, तो आप में ये चीजें आपने फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ स्टेप्स आपने फॉलो करने पड़ेंगे। द फॉलोइंग कीज विल हेल्प यू बिकम एन इफेक्टिव लिसनर, एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनर, सॉरी। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप एक एक्टिव या एक इफेक्टिव लिसनर बन सकती हो। नंबर 1, स्टॉप टॉकिंग। पहले तो आपने ये करना है कि खुद जो है, पहले आपने क्या करना है, स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करना है, और आपने सुनना है कि आपका जो सेंडर है या जो आपका स्पीकर है आपसे बात क्या कर रहा है, या जो भी कम्युनिकेशन में जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट जिसने की है, या कोई भी, अगर आप रिसीवर भी हो तो भी, तो आपने पहले सुनना है। ठीक है। कंट्रोल योर सराउंडिंग्स, आपने अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है, वो जो चल रही है सराउंडिंग, नॉइस हो सकती है या कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, या कोई आप अगर मीटिंग में और आपको नॉक नॉक किया जाता है और कुछ भी रिफ्रेशमेंट के लिए नॉक नॉक किया जाता है या आके, तो वो सारी आपने पहले तो अपनी सराउंडिंग्स को अपनी कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्या है, स्टेब्लिश अ रिसेप्टिव माइंडसेट। आपने अपने अंदर एक रिसेप्टिव माइंडसेट जो है स्टेब्लिश करना है। मतलब आप जो है हर तरह का एक न्यू रिसेप्टिव माइंडसेट वो होता है जो कोई न्यू आइडिया को वेलकम करे। मतलब अगर आपको कोई न्यू आइडिया भी दे रहा है तो आपने क्या करना है, आपने अपने आप को जो आपने उसको सुनना है, आपने आराम से सुनना है, क्योंकि अगर आप एक पावरफुल लिसनर बनना चाहते हो तो आपने सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनने हैं। और एक रिसेप्टिव माइंडसेट जो लोग रखते हैं, वो सबके ओपिनियंस जो हैं वो ले भी रहे होते हैं, अगर ले नहीं रहे होते तो एटलीस्ट वो सुन रहे होते हैं। तो आपने अपना ओपन माइंड रखना है। नेक्स्ट है कीप एन ओपन माइंड। दूसरा कि आपने अपना जो दिमाग है उसे ओपन माइंड रखना है, अपना ओपन माइंड रहना है आपने। और जो भी आपसे क्वेश्चन की जाए या कोई आपसे आंसर लिए जाए तो आप फौरन उसको आंसर कर सकते हो। लिसन फॉर मेन पॉइंट्स। कुछ लोग इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अगर आप लोग कोई इंपॉर्टेंट जगह पे हो, या कोई इवेंट हो रहा है, या कोई सेमिनार हो रहा है, या लेक्चर, इवन क्लास में भी अगर हो आप लोग, तो आप लोग जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उसको लिख के और उसको लिस्ट डाउन कर सकते हो। जिस तरह हम नोट्स अपने प्रिपेयर करते हैं कि लेक्चर में टीचर दे रही होती है और हम कुछ मेन पॉइंट उसमें लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और मेन पॉइंट लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं। लिसन नेक्स्ट है, लिसन बिटवीन द लाइंस। आपने सिर्फ ये नहीं करना कि जो सेंडर जो है, आपका जो सोर्स है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, सिर्फ जो वो बोल रहा है उसी को सुनना है। आपने बिटवीन द लाइंस आपने सुनना है। कुछ बातें आपके सेंडर बोल रहा होगा और कुछ वो नहीं बोल रहा होगा। जो बोल रहा होगा वो कौन सी कम्युनिकेशन होगी, वर्बल कम्युनिकेशन होगी, और कुछ वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहा होगा। तो आपने बिटवीन द लाइंस आपने दोनों देखना है। टेक सेलेक्टिव नोट्स। हमने ये बात की कि जब आपने सुन लिया, आपने मेन पॉइंट्स आपने सुन लिए, उसके बाद आप क्या करो कि कुछ नोट्स बना लो, आप कुछ पॉइंट्स आप लिस्ट डाउन कर लो। नेक्स्ट है जज आइडियाज नॉट अपेयरेंसेस। अब हमने एक एग्जांपल ली थी कि एक सेमिनार हो रहा था और टॉपिक जो है रिलीजन पे बेस्ड था, तो हमने क्या किया कि हमने जो है उसकी अपेयरेंस जज करना शुरू कर दी। हमने एक एग्जांपल ली थी। तो यहाँ पे अगर आपने एक पावरफुल लिसनर बनना है, तो अगर आपने पावरफुल लिसनिंग स्किल्स जो है अपनी बिल्ड करनी है, तो आपने आइडियाज को जज करना है, अपेयरेंसेस को जज नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फीडबैक। अब जब कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें, तो हमने ये बात की है बार बार, हमें पता है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंडर की भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसीवर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक देना और फीडबैक लेना, बोथ।
ठीक है? तो वो सेंडर भी अपना फीडबैक प्रोवाइड करे और लिसनर भी अपना फीडबैक प्रोवाइड करे। तो ये कुछ स्किल्स हैं, अगर आप में ये स्किल्स, अगर आप इन स्किल्स को पॉलिश कर लो, तो आप एक अच्छा पावरफुल लिसनर बन सकते हो। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस राइटिंग गोल्स एंड द राइटिंग प्रोसेस। अब जब हम जा रहे हैं, हम हमने एक राइटिंग प्रोसेस, हमने बिजनेस की बात की है, हमने बिजनेस कम्युनिकेशन की बात की है। अब यहाँ पे पूरा एक राइटिंग प्रोसेस चलेगा, जिसको हम फॉलो करते हुए अपने लेटर्स लिखेंगे, जिसको फॉलो करते हुए हम अपने मेमोज लिखेंगे। इसको तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें बिजनेस राइटिंग, हम उसके गोल्स क्या हैं, वो प्रोसेस क्या है, अब आज का हमारा जो टॉपिक है, हम उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। In the workplace, you may be surprised to learn that business writing differs from other writing you may have done. जब अगर हम बात करें बिजनेस राइटिंग की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिजनेस राइटिंग है, वो दूसरी राइटिंग से डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ऐसे लिखना चाहती हूँ, या मैं कोई भी रैंडम टॉपिक उठाती हूँ, तो मैं उस पर ऐसे लिखना शुरू कर देती हूँ कि मैं उसमें कुछ भी, जो भी मेरे उसमें ख्यालात होंगे या जो भी मेरा टॉपिक होगा, उस पर मैं बात करूंगी उसमें। लेकिन अगर मैं बिजनेस राइटिंग के लिए, एक बिजनेस के लिए लिखूं, तो उसका एक गोल होगा ना। वो कोई गोल के बगैर, विदाउट गोल तो कोई, या विदाउट पर्पस तो हो ही नहीं सकती ना वो कम्युनिकेशन या राइटिंग। तो डिफर डिफर कर रही है ये दोनों राइटिंग, जो नॉर्मल राइटिंग हम कर रहे हैं और जो बिजनेस राइटिंग हम कर रहे हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। When you prepared high school or college compositions and term papers, you probably focused on discussing your feelings or display योर नॉलेज। यही बात की है कि जब अगर हम कॉलेज के पेपर लिखें, या फिर हम हाई स्कूल की बात करें, या कोई और टॉपिक हम ले लें, तो उसमें हम अपनी फीलिंग्स को डिस्प्ले करते हैं या अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करते हैं। योर इंस्ट्रक्टर वांटेड टू सी योर थॉट प्रोसेसेस। आपका जो इंस्ट्रक्टर है, या जो भी आपका एग्जामिनर है, जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो वो आपका पूरा थॉट प्रोसेस देखना चाहेगा कि आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज है। दे नीडेड assurance that you had internalized the subject matter. You may have had to meet a minimum word count. और उस पे वो आपको बता भी देता है कि सम एसेज में आपको मेंशन किया जाता है सबको, सब कि आपने ये वाले जो वर्ड काउंट दे दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि ये ऐसे आपने इतने वर्ड्स का लिखना है। लेकिन अगर हम बिजनेस राइटर्स की बात करें, बिजनेस राइटर्स हाउएवर हैव different goals for business messages and oral presentations. Your writing should be, अगर हम बिजनेस मैसेजेस की बात करें, तो या फिर ओरल प्रेजेंटेशन की बात करें, तो आप इस तरह को, ये कुछ एक तरीका है जिसको फॉलो करते हुए आपकी राइटिंग में ये चीजें होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? पर्पसफुल। आपकी राइटिंग जो है, क्योंकि हमने ये बात की है बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे डिफरेंट है दूसरे कम्युनिकेशन से, कि वो पर्पसफुल कम्युनिकेशन है, उसको करने का कोई पर्पस है। यू विल बी राइटिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कन्वे इंफॉर्मेशन। आप किस लिए लिख रहे हो बिजनेस में? अगर आप लिख रहे हो, बिजनेस राइटर हो अगर आप, तो क्या एक तो पर्पस होना चाहिए। तो पर्पस क्या हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, या आपको कन्वे मैसेज करना हो, या इन्फॉर्मेशन करना हो। यू विल हैव अ डेफिनेट पर्पस, यू विल हैव अ डेफिनेट पर्पस टू फुलफिल इन ईच मैसेज। आपके पास एक पर्पस होगा जिसको आपको फुलफिल करना होगा हर मैसेज में। ये पर्पसफुल कम्युनिकेशन है। बिजनेस कम्युनिकेशन एक पर्पसफुल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, परसुएसिव। यू वांट योर ऑडियंस टू बिलीव एंड एक्सेप्ट योर मैसेज। आपका जो बिजनेस राइटर होगा, वो अगर उसका मैसेज परसुएसिव ना नहीं हुआ, अगर वो नहीं कायल कर पाया, तो फायदा ही नहीं है उसके लिखने का। अगर वो उसी गोल को फुलफिल ही नहीं कर पाया, तो फिर क्या फायदा होगा? तो आपका जो मैसेज है, उस या फिर जो राइटर है, वो परसुएसिव स्टाइल में लिखेगा। क्या बोल रहे हैं? यू वांट योर ऑडियंस, आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस आप पे बिलीव करे और एक्सेप्ट करे आपके मैसेज को, तो आपकी जो राइटिंग होगी वो परसुएसिव राइटिंग होनी चाहिए। इकोनॉमिकल। यू विल ट्राई टू प्रेजेंट आइडियाज क्लियरली बट कंसाइजली। लेंथ इज नॉट रिवॉर्डेड। हमें ये भी पता है कि जब बिजनेस राइटर्स जब लिख रहे होते हैं, तो वो उन लोगों के लिए लिख रहे होते हैं जो ऑलरेडी बिजी पीपल होते हैं। उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो लंबे लंबे सारे चौड़े लॉन्ग मैसेजेस पढ़ना शुरू कर दें। तो आपके मैसेज जो है, वो
क्वालिटी मैटर करती है यहाँ पे, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। तो आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइजली होना चाहिए, मतलब कंसाइज करते हुए, आप उसे छोटा करते हुए लिखो, बट क्लियर हो और कंप्लीट हो। लेंथ इज नॉट रिवॉर्डेड। कहीं भी आपको लेंथ के जो है आपको लेंथ का कहीं भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा कि लेंथ, आप लेंथी लेंथी मैसेजेस लिख रहे हो। बिजनेस में लोगों के पास टाइम ही नहीं, आप लेंथी लेंथी मैसेजेस लिख रहे हो, कौन पढ़ेगा आपके मैसेजेस? तो कह रहे हैं लेंथ इज नॉट रिवॉर्डेड। नेक्स्ट, audience oriented. You will concentrate on looking at a problem from the perspective of the audience instead of seeing it from your own. ऑडियंस ओरिएंटेड, जो मैसेजेस आप ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, जो आपका रिसीवर अगर ऑडियंस है, तो आप क्या करोगे, आपको उसी पे उनको ही आपने माइंड में रखना है। जब आप थॉट प्रोसेस, जब आप सोच रहे थे, तो आपने उन्हीं को दिमाग में रखना है। आपने अपनी जो है वो अपनी बारे में नहीं बताना, या अपनी नॉलेज या अपना कंसर्न शो नहीं करना। आपने उन्हीं के बारे में उनके कंसर्न्स को सॉल्व करते हुए उनके बारे में सोचना है। आपने ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस तरह से आपने लिखना है कि आपका जो मैसेज है वो ऑडियंस ओरिएंटेड हो। द राइटिंग प्रोसेस। द राइटिंग प्रोसेस, इसको इतने डिटेल में हम पढ़ेंगे कि हम इसके बाद जब लेटर राइटिंग पे जाएंगे, या हम मेमो राइटिंग पे जाएंगे, या फिर हम रिव्यू राइटिंग पे जाएंगे, तो इस जब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हमें पता हो कि इस राइटिंग का प्रोसेस क्या है। तो बिजनेस राइटिंग प्रोसेस का में क्या प्रोसेस होता है? नंबर वन की अगर हम बात करें, तो प्री राइटिंग प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं एंड अडॉप्ट करते हैं। प्री राइटिंग प्रोसेस को में नंबर वन पे हम क्या कर रहे हैं, ये प्री राइटिंग है। अभी अभी हम सोच रहे हैं, अभी हमने लिखना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर अभी हम सोच, ये हमारा प्री राइटिंग है, हमें हमारा ये थॉट प्रोसेस की तरह है। जैसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में प्रोसेस होता है ना आपका, इसलिए हम राइटिंग में हमारा ये प्री राइटिंग प्रोसेस है। एनालाइज कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो होती है राइटिंग प्रोसेस, जहाँ पे आप लिखना शुरू करते हो। उसमें आप क्या करते हो, राइटिंग जब आप लिखना शुरू करते हो, तो आपने रिसर्चिंग स्टार्ट कर दी नंबर वन पे, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर दी, फिर आपने कंपोजिंग स्टार्ट कर दी अब उसी मैसेज को। अब आप लिख रहे हो, तो आपने क्या किया, रिसर्च स्टार्ट कर दी उसके बारे में, ऑर्गेनाइज करना मैसेज शुरू कर दिया, उसको कंपोज करना शुरू कर दिया। नंबर थर्ड स्टेप जो है वो रिविजन कब है, रिवाइजिंग आपने करनी है। आप क्या करोगे, रिवाइज करो, प्रूफ रीड करो मैसेज को, इवेल्युएशन होगी यहाँ पे। तो ये थ्री स्टेप्स जो है हमारी द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, हमारा इन इनके घूम रहा होता है। बेटर बिजनेसेस एंड फॉलोइंग अ राइटिंग प्रोसेस फॉर बेटर बिजनेसेस एंड प्रेजेंटेशंस। ये एक गाइडलाइन आपको दी हुई है, एक एग्जाम्पल हमने लिए है, हमने एग्जाम्पल लिया जिसकी वजह से हम वो पूरा का पूरा अपना जो राइटिंग प्रोसेस है ना उसे समझें। तो एग्जाम्पल का है, ईमेल अपना प्रिपेयर करना हो, चाहे आपने मेमो अपना प्रिपेयर करना हो, या लेटर or oral presentation, the process will be easier if you follow a systematic plan. हमने ये बात की थी कि अगर हमें राइटिंग प्रोसेस, हमने अगर सही से पढ़ लिया कि हमें पता हो कि कैसे लिखना है, तो फिर हम क्या करेंगे, चाहे हम ईमेल लिख रहे हो, चाहे हम मेमो लिख रहे हो, या हम लेटर लिख रहे हो, या फिर हम ओरल प्रेजेंटेशन के लिए लिख रहे हो, अगर हमने ये प्रोसेस को फॉलो कर लिया, सिस्टमेटिक प्लान जो है इसका, तो हम एक अच्छे तरीके से अपना मैसेज लिख सकेंगे। Our plan breaks the entire task into three phases. अगर ये प्लान की बात करें, तो ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो थ्री फेजेस पे बेस कर रहा है। कौन से फेजेस हैं यहाँ पे? नंबर वन प्री राइटिंग, नंबर टू राइटिंग, एंड नंबर थ्री रिवाइजिंग। To illustrate the writing process, let's say that you own a popular local McDonald's franchise. अगर हम इस पूरे राइटिंग प्रोसेस को समझें, और समझने के लिए तो हम एक अजम्पशन, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज ओन कर रहे हैं, ठीक है। एट रश टाइम्स यू हैव अ प्रॉब्लम। रश टाइम्स में आपने क्या किया, बीइंग अ ओनर, आपने देखा कि रश टाइम्स में हमें एक प्रॉब्लम हो रही है। कस्टमर्स कंप्लेन अबाउट द
chaotic multiple waiting lines to approach the service counter. कस्टमर ने देखा कि जो मल्टीपल वेटिंग लाइंस है ना, वो सर्विस काउंटर तक पहुंचने के लिए, वो कस्टमर उनके बारे में कंप्लेन कर रहा है। मतलब जब आपने अपना फूड जब आप ऑर्डर देना जा रहे हो, तो उन्होंने मल्टीपल लाइन का एक पूरा उनका जो प्लान है वो इस तरह का है कि मल्टीपल लाइंस लगी हुई हैं। उसकी वजह से आपका जो कस्टमर है वो कंप्लेन कर रहा है। You once saw two customers nearly get into a fight over cutting into a line. आपने एक बार ये भी नोटिस किया आपने क्या देखा कि कुछ कस्टमर्स जो हैं वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे के मतलब लाइन कट करते हुए वो आगे अपना ऑर्डर प्लेस करने चले गए। What's more, customers often are so intent on looking for ways to improve their positions in line that they fail to examine the menu. और आपने ये भी नोटिस किया, अब आप प्रॉब्लम देख रहे हो कि पहली तो हमने क्या देखी कि मैं हम आप एक ओनर हो, आपने अज्यूम किया, और आपने जब देखा कि उस फ्रेंचाइज के आप ओनर हो, तो हमने देखा कि कस्टमर को कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं और कुछ चीज़ों पे कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं। एक तो ये मल्टीपल लाइन की वजह से कस्टमर जो है, एक तो वो फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से, उनको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज़ आपने ये देखी कि कस्टमर जो है वो इतना ज़्यादा लाइन के चक्कर में होते हैं कि हम हमारी पहले बारी आ जाए, तो लेकिन वो क्या करते हैं, जो मेन्यू को एग्जामिन करना भूल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है उन्होंने ऑर्डर क्या देना है, वो लाइन के चक्करों में अभी तक लगे हैं। देन दे आर अनडिसाइडेड व्हेन देयर टर्न अराइव, तो वो अनडिसाइडेड होते हैं उस वक्त, उनका उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया होता जब उनकी बारी आ जाती है। यू वांट टू कन्विंस अदर फ्रेंचाइज ओनर्स, अब आपने क्या करना है, आपने एक बिजनेस राइटिंग आपने लिखना है, और आपने दूसरे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जो दूसरे, आपने उनको कहना है कि बेटर सिंगल लाइन सिस्टम वुड वर्क बेटर, कि अगर हम एक सिंगल लाइन लगा लें और एक सिंगल लाइन को फॉलो करते हुए, तो वो ज्यादा अच्छे से काम हो करेगी, और कस्टमर आपके ज्यादा से ज्यादा उसमें उनको सेटिस्फेक्शन होगी, कस्टमर जो है वो हैप्पी कस्टमर जाएगा आपका। यू कुड टेलीफोन द अदर ओनर्स, आप क्या कर सकते हो, आप टेलीफोन भी कर सकते हो दूसरे ओनर्स को, बट यू वांट टू प्रेजेंट अ सीरियस आर्ग्यूमेंट विद गुड पॉइंट्स दैट दे विल रिमेंबर एंड बी विलिंग टू एक्ट ऑन व्हेन दे गैदर फॉर देयर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट मीटिंग। बट आप फोन का कॉल करके भी अपना कंसर्न शो कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक सीरियस आर्ग्यूमेंट देना है, आपने गुड पॉइंट की सूरत में आपने लिखना है, उनको बताना है, ताकि आपका पॉइंट वैलिड रहे और उनको पता चले ओके ये प्रॉब्लम थी, ताकि वो भी कन्विंस हो सके। अब उस चीज के लिए आपने राइटिंग प्रोसेस से गुजरते हुए एक अच्छा मैसेज या एक अच्छी प्रेजेंटेशन लिखनी है पहले। यू डिसाइड टू राइट एन ईमेल दैट यू होप विल विन देयर सपोर्ट। आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि आप एक ईमेल लिखोगे जिस जो कि आपके जो सपोर्ट करेगी, और आपको और उनका जो उनकी एक्सेप्टेंस जो है इस इशू से रिलेटेड वो मिल सकेगी। तो आपने ईमेल लिखना आपने डिसाइड किया। प्री राइटिंग प्रोसेस, हमने हमने स्टेप्स की बात की थी। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें प्री राइटिंग प्रोसेस है, एनालाइजिंग योर पर्पस। पहले तो आप भाई देखें कि आपने लिखना क्यों है, आपने आपका पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है, आपका पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है, कि आपने लिखना है। और वो राइटिंग जो हमने एग्जाम्पल शेयर की है उससे क्या आपको दिख रहा है कि हमने उन कस्टमर्स के कंसर्न जो हैं वो बताने, और हमने सिंगल लाइन पे जो उनका एक सिंगल लाइन प्लान है उसको हमने कहना है कि आप भी इस पे इम्प्लीमेंट करवाएं और हमारे फ्रेंचाइज में भी हो। द फर्स्ट फेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस प्रिपेयर्स यू टू राइट। जो पहला आपका फेज है राइटिंग प्रोसेस का, वो आपको प्रिपेयर करता है कि आपने अब लिखना है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द ऑडियंस। इसमें क्या आता है, एनालाइज करेंगे आप अपनी ऑडियंस, फिर आप देख रहे हो कि किसके लिए आप लिख रहे हो, एंड योर पर्पस फॉर राइटिंग, और आपका पर्पस क्या है लिखने का, कि आप लिख क्यों रहे हैं। तो ऑडियंस फॉर योर लेटर विल बी अदर फ्रेंचाइज ओनर्स। अब आपकी जो ऑडियंस है वो कौन कौन हो सकता है, एक तो आपके अदर फ्रेंचाइज ओनर हो सकते हैं, सम हाईली एजुकेटेड एंड अदर्स नॉट। अब जब आप देख रहे हो कि कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, हम उनके लिए लिख रहे हैं, आपका जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है वो उनको मिलेगा, फ्रेंचाइज ओनर होगा, तो कुछ उसमें से हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल उनकी एजुकेशन हो, उतने ज़्यादा एजुकेटेड ना हो वो लोग। तो योर पर्पस इन राइटिंग इज टू कन्विंस देम दैट अ चेंज इन पॉलिसी वुड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। तो आपने इस तरह से लिखना है जिसमें आपने एजुकेटेड लोगों को भी और अनएजुकेटेड लोगों को भी टारगेट करते हुए, जो आपका पर्पस है, जो आपने उनको कन्विंस करना है कि चेंज इन पॉलिसी, कि आप अपनी पॉलिसी चेंज करें और सिंगल लाइन पॉलिसी पे आ जाएं। और इससे क्या होगा,
कस्टमर सर्विस जो है इम्प्रूव होगी इससे। यू आर कन्विंस्ड दैट अ सिंगल लाइन सिस्टम सच एज दैट यूज इन, आप उनको फिर बताओगे कि जैसे बैंक में यूज हो रही है या ये यहाँ यूज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस करेगा टेंशन, यहाँ पे रिड्यूस होगी एंड मेक कस्टमर्स हैप्पियर, और आपका कस्टमर जो है खुश होके जाएगा, बिकॉज दे वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट वेयर दे आर इन लाइन। वो जब उनको इस बात की कोई टेंशन नहीं होगी कि भाई उनकी बारी कब आएगी, वो सिंगल लाइन है, उनकी टर्न आती जाएगी और वो अपना ऑर्डर प्लेस करके और उसे रिसीव करते हुए चले जाएंगे। अगर हम एनालाइजिंग योर पर्पस की ही बात करें, ठीक है, अगर हम एनालाइजिंग योर पर्पस की ही बात करें, तो उसके अंदर भी हम, इसके बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई योर पर्पस। पहले आपने अपना पर्पस देखा, फिर सेलेक्टिंग द बेस्ट चैनल, फिर आपने देखा कि मैं कौन सा चैनल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने ईमेल के थ्रू हम अपना मैसेज देंगे, फिर स्विचिंग टू फास्टर चैनल, फिर हम उसे स्विच कर देंगे किसी दूसरे फास्टर चैनल पे। तो ये पूरा का पूरा भी चल रहा है, ये प्री राइटिंग प्रोसेस है, अभी ये थॉट प्रोसेस चल रहा है आपका, एनालाइज कर रहे हो आप अपना इशू। नेक्स्ट प्री राइटिंग प्रोसेस में आप कर रहे हो एंटिसिपेटिंग द ऑडियंस। प्री राइटिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स एंटिसिपेटिंग हाउ योर ऑडियंस विल रिएक्ट टू योर मैसेज। क्योंकि अभी आपका ये थॉट प्रोसेस ही चल रहा है, आप सोच ही रहे हो, प्री राइटिंग में आपको ये भी इन्वॉल्व करेगा कि आपका जो मैसेज जो आप देना चाहते हो, ऑडियंस कैसे उसको रिएक्ट करेगी। अब ऑडियंस कौन है, अदर फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उनके क्या कंसर्न्स होंगे, उनके क्या पॉइंट्स होंगे, तो ये आप सोच रहे हो, ये भी एंटिसिपेट कर रहे हो। यू आर श्योर दैट सम ऑफ द अदर ओनर्स विल अग्री विद यू, बट अदर्स माइट फियर दैट कस्टमर सीइंग अ लॉन्ग लाइन माइट गो एल्सवेयर। अब आपने ये भी देखा कि कुछ तो कन्विंस हो जाएंगे आपके आइडियाज से, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जब वो कुछ आपके जो ओनर्स हैं वो ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर लॉन्ग लाइन लग गई, पूरा एक सिंगल लाइन हमने पॉलिसी को हमने ओके कह दिया, तो फिर क्या होगा, वो इतनी ज्यादा लंबी लाइन की वजह से हो सकता है कि आपका कस्टमर जो है, ओके यहाँ तो इतना ज्यादा रश है, मैं तो दूसरे रेस्टोरेंट से जाके कुछ खा रहा हूँ, ये- ठीक है, तो इससे कुछ अग्री करेंगे और कुछ डिसअग्री करेंगे। In adopting your message to the audience, you try to think of the right words and the right tone that will win approval. जब आप adopting के जो है, अब यहाँ पे आपने एंटिसिपेट कर दिया, फिर आप अपना मैसेज जो है अडॉप्ट करोगे। अडॉप्टिंग टू द टास्क एंड ऑडियंस, अब आपने एंटिसिपेट कर दिया, अब आप करोगे अडॉप्टिंग। आफ्टर एनालाइजिंग योर पर्पस एंड एंटिसिपेटिंग योर ऑडियंस, आपने एनालाइज कर लिया अपना पर्पस और एंटिसिपेट भी कर लिया अपनी ऑडियंस को, यू मस्ट कन्वे योर पर्पस टू दैट ऑडियंस। Adaptation is the process of creating a message that suits your audience. One important aspect in adopting your message to the audience, you try to think of the right words and the right tone that will win approval. अब आपने क्या किया कि आपने प्रॉब्लम भी पता चल गई, एंटिसिपेट भी कर लिया अपनी ऑडियंस को कि कैसे वो रिएक्ट करेगी। अब आपने क्या करना है, एडॉप्टेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें आप मैसेज जो है लिख रहे हो या जिस तरह से लिखोगे कि वो ऑडियंस को सूट करे और उनका उसकी जो टोन हो वो इतनी अच्छी हो कि वो फौरन उनका अप्रूवल जो है वो गेन कर सके। ये था प्री राइटिंग प्रोसेस। आपने क्या किया, आपने सोच लिया कि भाई प्री राइटिंग, अब हमने सोच लिया, अब हम लिखने की तरफ चलेंगे। The second phase of the writing process involves researching, organizing, and then composing the message. अगर हम थर्ड अपनी सेकंड स्टेप की बात करें जो राइटिंग प्रोसेस में आ रहा है, अब हम कर रहे हैं राइटिंग में, तो हम पहले फेज में तो हम रिसर्च करेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि रिसर्चिंग में क्या आ रहा है, रिसर्च करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे एंड देन कंपोज करेंगे मैसेज। इन रिसर्चिंग इंफॉर्मेशन फॉर दिस लेटर, you would probably investigate other kinds of businesses that use single line for customers. जब हम रिसर्च कर रहे हैं, जब अब हम देख रहे हैं कि हम उनको कैसे, हमने उनको कन्विंस करना है, अदर फ्रेंचाइज ओनर जो कि हमारे रिसीवर ऑफ द मैसेज हैं, हमारी ऑडियंस है इस वक्त, उनको हमने कन्विंस करना है, तो हम पहले रिसर्च करेंगे अपनी, और हम देख रहे हैं कि कितने जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने ये सिंगल लाइन पॉलिसी जो है अडॉप्ट की हुई है, तो और उनके फेवर में, तो हम लिस्ट डाउन करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, ओके फाइन, KFC ने भी ये, फॉर एग्जांपल KFC ने भी ये सिंगल लाइन पॉलिसी की हुई है, ये तो उनको प्रॉफिट में वो चल रहे हैं। यू माइट चेक आउट योर कॉम्पिटिटर्स, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी चेक करोगे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ली,
what are Wendy's and Burger King doing. You might do some calling to see whether other franchise owners are concerned about these lines, chaotic lines. Before writing to the entire group, you might brainstorm with a few owners to see what ideas they have for solving the problem. अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि कुछ फ्रेंचाइज ओनर हैं, आप उनको कॉल करके जैसे उनका कंसर्न जो है ले लोगे कि उनका क्या कंसर्न है इस इशू के बारे में। क्योंकि अब सिर्फ रिसर्च, अब अभी आप रिसर्चिंग कर रहे हो, अभी आप रिसर्च कर रहे हो। Once you have collected enough information, you would focus on the organizing your letter. एक बार आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ले ली है, अब आप क्या करोगे, अपने ऑर्डर को ऑर्गेनाइज करोगे। यू शुड यू स्टार्ट आउट बाय ऑफरिंग योर सॉल्यूशन, कैसे लिखना है, और शुड यू वर्क अप टू इट स्लोली डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम एंड देन प्रेजेंटिंग योर एविडेंस एंड देन एंडिंग विद द सॉल्यूशन। अब आपने देखना है अब कि आपने लिखना कैसे है, आपने अपने लेटर को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। क्या आप ये करोगे कि फौरन जाके सॉल्यूशन दे दोगे, या पहले आप प्रॉब्लम के बारे में बताओगे, फिर आप उन एविडेंस दोगे कि ये एविडेंस था, यहाँ कस्टमर कंप्लेन करके गए, यहाँ पे फाइट हुई थी, एंड देन एंड पे अपना सॉल्यूशन जाके दोगे। The final step in the second phase of the writing process is actually composing the letter. जो final step है आपका, अगर हम कह लें writing process में, वो composing the letter है। Naturally, you will do it at your computer so that you can make revisions easily. नेचुरली आप क्या करोगे, उसको अपने कंप्यूटर पे हम टाइपिंग कर रहे होते हैं और वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ पे इजीली सेव भी कर लेते हैं और इजीली रिवीजन भी वहाँ पे हो जाता है। तो हमने कंपोज किया, हमने लेटर को कहाँ पे, एट आवर कंप्यूटर। राइटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, थ्री फेजेस पे इन्वॉल्व कर रहा है राइटिंग प्रोसेस भी। रिसर्च किया आपने, पहले ऑर्गेनाइज किया एंड कंपोज किया। यहाँ पे आप इस तरह हेडिंग्स बना के भी लिख सकते हो कि रिसर्चिंग की हेडिंग बना के आप इन रिसर्चिंग इन्फॉर्मेशन फॉर दिस लेटर से स्टार्ट कर सकते हो। आप अलग ऑर्गेनाइजिंग की भी हेडिंग बना दो और कंपोजिंग द मैसेज की भी आप हेडिंग दे सकते हो। Revising. The third phase of the process involves revising, proofreading and evaluating your letter. अगर हम थर्ड फेज की यहाँ पे बात करें तो ये राइटिंग प्रोसेस जो है ना, इसको 3 × 3 से हम कंसिडर करते हैं। मतलब 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 है यहाँ पे। प्री राइटिंग प्रोसेस में भी आपने क्या किया, थ्री जो है फेजेस हैं, उसके बाद राइटिंग प्रोसेस में भी थ्री फेजेस हैं, और रिविजन जो है रिवाइजिंग प्रोसेस में भी 3 फेजेस हैं। तो ये 3 × 3 इज इक्वल टू 9 का एक पूरा प्रोसेस ऑफ राइटिंग है। After writing the first draft, you will spend a lot of time revising the message for clarity, conciseness, tone, readability. जब आपने क्या किया, आपने फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर लिया अपना, अब आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। आप देखोगे कि क्लैरिटी है मैसेज में, आपका मैसेज कंसाइज है, टोन कैसी है, पॉजिटिव टोन है आपकी, और इसकी रीडेबिलिटी कैसी है कि आप कैसे उसको रीड कर रहे हो। Could parts of it be rearranged to make your point more effectively? क्या कुछ पार्ट्स को रीअरेंज करना चाहिए इसको और इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिवली बनाने के लिए, कि कुछ पॉइंट्स को रीअरेंज कर सकते हैं? This is the time when you look for ways to improve the organization and sound of your message. ये वो टाइम है जिसपे आप अपने इम्प्रूव कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने सॉरी मैसेज को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी ओवरऑल। नेक्स्ट यू विल स्पेंड टाइम प्रूफ रीडिंग। फिर आप प्रूफ रीड करोगे अपने मैसेज को, आप दोबारा उसको चेक करोगे। नेक्स्ट यू विल स्पेंड टाइम प्रूफ रीडिंग केयरफुली टू इंश्योर करेक्ट स्पेलिंग। आप देखोगे कि स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, ग्रामर ठीक है, पंक्चुएशन एंड फॉर्मेट आपका ठीक है। फाइनल message to decide whether it accomplished कि आपने आपका जो गोल था, जिसको आपने फुलफिल करना, आप इस मैसेज के थ्रू कर पाओगे कि नहीं। तो हमने यहाँ पे राइटिंग प्रोसेस की भी बात कर ली। राइटिंग प्रोसेस 3 × 3 इज इक्वल टू 9 पे बेस करता है। इसको 3 × 3 इज इक्वल टू 9 ये रिमाइंडर के लिए आपके।
जब आप रिवाइजिंग लिस्ट डाउन करो, अगर आपका राइटिंग प्रोसेस आ जाए, तो आप जब रिवाइजिंग में आप 3 हेडिंग्स भी बना सकते हो, लिस्ट डाउन कर सकते हो। पहले रिवाइजिंग की, देन प्रूफ रीडिंग की एंड देन इवैल्यूएटिंग की। यही जो पैराग्राफ है आपको आप हेडिंग्स में भी बना के लिख सकते हो इसे। बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स। अब आपने बिजनेस राइटिंग जो है वो हमें पता है कि राइटिंग प्रोसेस क्या है। अब हमने कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बिजनेस राइटिंग अपनी करनी है। After planning steps and communicating the message, have been completed, we have to consider specific writing principles to help us choose right words, syntax, and sentences for our letters, reports, and memorandums. जब हमने प्लानिंग स्टेप जो है वो हमने सोच लिया, कम्युनिकेशन में हमें पता है कि ये हम स्टेप जो है फॉलो करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने अब क्या करना है, स्पेसिफिक राइटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए उनकी मदद के साथ, जिसमें हम राइट वर्ड्स चूज करेंगे। सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स मीन क्या है आपका, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वो हम ठीक रखेंगे। और सेंटेंसेस जो आपने यूज करने, या रिपोर्ट बनाते हुए या लेटर बनाते हुए हमने कुछ राइटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना है, कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन देनी है उनको, और फिर हमने अपना मैसेज लिखना है। नंबर 1 correctness, number 2 conciseness, number 3 clarity, number 4 completeness, number 5 concreteness, number 6 consideration, number 7 courtesy, number 8 confidence, and number 9 conversational tone. ये राइटिंग प्रिंसिपल है जिसको हमने ध्यान में रखते हुए, जिनको फॉलो करते हुए हमने बिजनेस राइटिंग करनी है। हम ये बहुत डिटेल में ऑलरेडी थोड़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार इसे एक रिवीजन कह लें, अपना एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसका। कि करेक्टनेस की अगर बात करें तो आपका क्या होगा, क्या बात की है कि हमने आफ्टर प्लानिंग स्टेप्स इन कम्युनिकेशन द मैसेज हैव बीन कंप्लीटेड। आपका मैसेज जब कंप्लीट हो गया तो आप क्या करो, कंसिडर करो स्पेसिफिक राइटिंग प्रिंसिपल को, और इनको फॉलो करते हुए आप अपनी बिजनेस राइटिंग करोगे। अगर करेक्टनेस की बात की जाए, to be correct in communication the following principles should be कंसिडर इन माइंड। आपने अगर करेक्टनेस अपना, अगर आपका मैसेज आपको चाहिए कि करेक्ट हो, तो आप कुछ प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में रखो। आप क्या करोगे, यूज द करेक्ट लैंग्वेज ऑफ लेवल ऑफ लैंग्वेज। आप उसे लेवल ऑफ लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हो वो करेक्ट रखोगे। मतलब आपने अगर हाई लेवल लैंग्वेज यूज करनी है तो आप वो ठीक रखोगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, या बैलेंस ऑडियंस है, तो आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करोगे। नेक्स्ट, इंक्लूड ओनली एक्यूरेट फैक्ट्स, वर्ड्स एंड फिगर्स। क्योंकि आपका मैसेज जो है करेक्ट होना चाहिए, तो आपने आप क्या करना है, ओनली इंक्लूड एक्यूरेट फैक्ट्स, वर्ड्स एंड फिगर्स। आपने फिर क्या करना है कि आपने जो अवॉइड स्विचिंग फ्रॉम थर्ड पर्सन टू सेकंड और फर्स्ट पर्सन। अब आपने स्विचिंग नहीं करनी, आपने ये नहीं करना कि आप थर्ड पर्सन से डायरेक्ट आपने फर्स्ट पर्सन पे आ गए। तो आपने करेक्ट होना चाहिए आपका मैसेज, और उसकी प्रोनाउंसिएशन से लेके उसके पर्सन, अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, ये भी आप एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए आपका मैसेज। अगर आप थर्ड पर्सन को लेके लिख रहे हो, इफ यू राइटिंग इन द थर्ड पर्सन, डोंट यूज देन आई, मी, वी, अस, यू। ओके, वेरी योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर आप करेक्ट रखें। देयर शुड बी प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड ग्राफिंग। अब आप जब करेक्ट हो आपका मैसेज, तो आपने ये देखना है कि उसकी ग्रामर करेक्ट हो, उसकी पंक्चुएशन करेक्ट हो, स्पेलिंग करेक्ट हो, और जो आप पैराग्राफिंग कर रहे हो वो करेक्ट हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आपकी राइटिंग प्रिंसिपल की, तो कंसाइजनेस। बिजनेस एग्जेक्टिव्स आर डेड बिजी। हमें पता है कि बिजनेस एग्जेक्टिव जो जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, बिजी होते हैं, या बिजनेस जो भी डील कर रहे होते हैं, जितने भी लोग, वो बिजी होते हैं। तो दे डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू अननेसेसरी लेंदी मैसेजेस। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो गो थ्रू करें आपके लेंदी लेंदी मैसेजेस को। तो आपका मैसेज जो है कंसाइजनेस पे बेस करते हुए छोटा होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। टू दी पॉइंट बात करनी है यहाँ पे आपने। द राइटर इज ऑल्सो अ लूजर इफ ही राइट्स वर्डली मैसेजेस
if he writes wordy messages because it involves more time and money to type and read. राइटर है, अगर बिजनेस राइटर अगर कोई है तो उसको लूजर कंसिडर ही करेंगे जो लेंदी लेंदी मैसेजेस लिख रहा है और जिसमें टाइम भी जा रहा है आपका और मनी भी जा रहा है। तो जो बिजनेस राइटर है उसको वो एक प्रोफेशनल अगर इंसान है तो फिर वो लेट अपने मैसेज की कंसाइजनेस पे बहुत ध्यान देगा, वर्ड टू वर्ड बात करेगा वो। Conciseness make the message more understandable and comprehensible. To achieve conciseness, the following guidelines will help you. अगर अगर हमने conciseness की अगर बात करनी है तो हमने क्या करना है कि कुछ गाइडलाइन हमने देखनी है। अननेसेसरी नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो अननेसेसरी रेपिटेशन आपने मैसेज और वर्डी एक्सप्रेशंस को इग्नोर करना है आपने। आप रिपीट ना करो, बार-बार रिपीट ना करो अपने मैसेज को। और सेकंड की अगर हम बात करें तो ओनली रेलेवेंट फैक्ट्स विद कर्टेसी, आपने रेलेवेंट फैक्ट्स बताने, आपने इसके अलावा बात नहीं करनी। आपने फिर उसके बाद अपना मैसेज जो है वो लॉजिकली और एफिशिएंटली आपने ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट की बात करें राइटिंग प्रिंसिपल की तो क्लैरिटी है। क्लैरिटी डिमांड्स दैट द बिजनेस मैसेज शुड बी करेक्ट। क्लैरिटी क्या डिमांड करेगी आपकी कि आपका जो मैसेज है वो करेक्ट हो, कंसाइज हो, कंप्लीट हो, कॉन्क्रीट हो एंड विद कंसिडरेशन, और कंसिडर किया जाए। टू अकम्प्लिश दीज ऑब्जर्व द फॉलोइंग। इसको फुलफिल करने के लिए क्लैरिटी अगर हम बात करें आपका मैसेज तो क्या हमने बात की है कि वो कंप्लीट भी हो, वो करेक्ट भी हो, वो कंसाइज भी हो। आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट फेमिलियर एंड कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स जो हैं यूज करने हैं। फेमिलियर ताकि उनको पता हो कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, और शॉर्ट वर्ड्स आपने और कन्वर्सेशनल वर्ड्स यूज करने हैं। प्रॉपर पंक्चुएशंस मेक द राइटिंग क्लियर। प्रॉपर पंक्चुएशंस आपने यूज करनी है। इंसर्ट एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल इंसर्ट कर सकते हो, टेबल्स ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हो, या अदर विजुअल एड भी आप इंसर्ट कर सकते हो अपने मैसेज को क्लैरिटी देने के लिए कि आपका मैसेज क्लियर है। मेक द मैसेज रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, आपको अपना मैसेज जो है रीडेबल बनाना है और अपना अंडरस्टैंडेबल बनाना है, इतना आपका क्लियर हो मैसेज। मेक करेक्ट सेंटेंसेस एंड डिवाइड द मैसेज इन प्रॉपरली साइज पैराग्राफ्स। आपने क्या करना है कि अपने जो सेंटेंसेस हैं वो प्रॉपर बनाने हैं और फिर उसके बाद उसका जो पैराग्राफ का डिवीजन है वो सही से करना है आपने। नेक्स्ट ये हम अगर बात करें तो कंप्लीटनेस है। द मैसेज शुड बी कंप्लीट टू ब्रिंग डिजायरेबल रिजल्ट। इट शुड इंक्लूड एवरीथिंग द रीडर वांट्स टू नीड। आप उसी मैसेज को कंप्लीट कह सकते हो जब आपका रीडर जो है उसकी वो सारी डिजायर फुलफिल कर दे कि उसने ये सुनना था और उसने यही सुनना है। वी शुड बी एबल टू नो द रीडर्स बैकग्राउंड। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आपके रीडर का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसके व्यू पॉइंट्स पता होने चाहिए, उसकी नीड्स क्या होंगी, उसके एटीट्यूड्स क्या होंगे एंड इमोशंस टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन द मैसेज। आपको पता होना चाहिए कि जिसके लिए आप मैसेज लिख रहे हो उसकी नीड्स क्या है, उसके व्यू पॉइंट क्या है, एटीट्यूड क्या है आपके। द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस फॉर कंप्लीटनेस। अगर हम कंप्लीटनेस की बात करें तो कुछ गाइडलाइन है हमारी, अगर इनको हम फुलफिल कर लें या इनको हम फॉलो कर लें तो हम क्या करेंगे, आपका मैसेज एक हद तक कंप्लीट हो जाएगा। द मैसेज शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन इन ऑर्डर दे वर आस्क्ड। आपका जो मैसेज जो आप दे रहे हो जो वो आंसर करे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है जो आपके ऑडियंस के, वो सारे के सारे आंसर हों उसमें। गिव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो अगर नेसेसरी हो वहाँ पे। इंश्योर टू आंसर 5 W's and 1 H एनी अदर essentials and any other essentials। अगर हम बात करें कि आप 5 W's and 1 H की अगर हम बात करें तो ये है who, what, where, when, why। अगर आपका मैसेज इस तरह से आपने लिखा है कि उसमें आंसर हो जाए ये सारे क्वेश्चन कि who, what, where, when and why, इसको कहते हैं 5 W's प्लस 1 H how। अगर ये आंसर हो जाए आपको तो आपका मैसेज हम कंप्लीट कंसिडर करते हैं। तो हमने अब डिस्कस जो कर लिया, हमने मैसेज की करेक्टनेस की बात कर ली, हमने मैसेज की क्लैरिटी की बात कर ली, हमने बात कर ली मैसेज कंसाइज होना चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है कॉन्क्रीटनेस। मैसेज की अगर हम बात करें कि अगर कॉन्क्रीट, आपके कॉन्क्रीटनेस जो है वो किस पे बेस करती है कि आपका मैसेज जो है वो स्पेसिफिक हो।
द बिजनेस राइटिंग शुड बी स्पेसिफिक, आपकी जो बिजनेस राइटिंग है वो स्पेसिफिक हो और वो गोल ओरिएंटेड हो, उसका कोई गोल हो। और आप जनरल अपनी जो आप जनरली आप लिख रहे होते हो उससे डिफर करती है वो। कुछ गाइडलाइन है आपकी, द फॉलोइंग गाइडलाइन लीड टू कॉन्क्रीटनेस। अगर हम इस गाइडलाइन को फॉलो कर लें तो हम कॉन्क्रीटनेस के जो लेवल पे पहुंच जाएंगे। यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपने जस्ट स्पेसिफिक जो फैक्ट्स हैं आपके और फिगर्स हैं उन्हीं की बात करनी है और उन्हीं को यूज करना है। आपने अवॉइड करने हैं कौन, कुछ वर्ड्स उनको अवॉइड करना है। वो कौन से वर्ड होंगे, लाइक आपने बात नहीं करनी, फ्यू की बात नहीं करनी, क्विक की बात करनी करनी सून की, इस तरह के जो आपने वर्ड्स हैं उसको यूज नहीं करना और अवॉइड करना है आपने बेसिकली। यूज एक्शन वर्ब, आपने एक्शन वर्ब यूज करने हैं। यू कैन अकम्प्लिश इट बाय यूजिंग एक्टिव वॉइस, आप एक्टिव वॉइस भी यूज कर सकते हो। द मैसेज शुड हैव इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, आपका जो मैसेज है वो इमेज बिल्डिंग वर्ड्स पे बेस करना चाहिए, जिससे इमेज बिल्डिंग हो। टू अचीव इट मेक कंपैरिजंस एंड यूज फिगरेटिव लैंग्वेज एंड कॉन्क्रीट वर्ड्स। इसको अचीव करने के लिए या इस लेवल को अचीव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है, आपने कंपैरिजन करना है अपनी लैंग्वेज वर्ड्स को। तो कॉन्क्रीटनेस में क्या बात की है हमने, आपकी बिजनेस राइटिंग शुड बी स्पेसिफिक। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन रेफर्स टू यू एटीट्यूड, एम्पैथी, द ह्यूमन टच। अगर हम कंसिडरेशन की बात करें तो आपने अपनी ऑडियंस को कंसिडर करना है कि वो उनके क्या एटीट्यूड होंगे, और आपने उनकी टूवर्ड्स एम्पैथी शो करनी है। आपने अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, आपने समझना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन सी है। इसके लिए आपने विजुअलाइज करना है अपने ऑडियंस को या अपने रीडर को। जब हमने आपने कंसिडर किया, आपने विजुअलाइज किया, तो क्या किया आपने, आप ये आपने जो थॉट प्रोसेस में हम कंसिडर कर रहे होते हैं अपने रीडर को, तो हमने कंसिडर किया अपने रीडर को। जब कंसिडर करेंगे आप अपने रीडर को तो आप इजीली मैसेज अपना दे सकते हो और आपका जो रीडर है वो इजीली मैसेज आपका रिसीव कर सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिए है वहाँ पे पूरे फ्रेंचाइज ओनर की, तो बीइंग फ्रेंचाइज ओनर, अगर आप कोई भी आपके लिए बिजनेस राइटिंग जो कर रहा है वो कंसिडर कर रहा है, वो कंसिडरेशन अपने रिसीवर को कंसिडर कर रहा है कि उसके क्या आइडियाज होंगे, उसके क्या एटीट्यूड होंगे, उस तरीके से ही वो लिखेगा, बिजनेस राइटिंग वो इसी तरह से करेगा। और अगर हमने कंसिडरेशन की बात करनी है, अगर हमने कंसिडरेशन को अचीव करना है तो हम क्या करेंगे, आपने जो है यू के बारे में बात करनी है। हमने आई और वी के बारे में बात नहीं करनी, हमने यू की बात करनी है। मतलब अगर बिजनेस के लिए लिख रहे हैं तो यू, सबका फायदा हो उसमें। उसमें आप किस किस को कंसिडर कर रहे हो, आप अपने बीइंग ओनर अपने आप को भी कंसिडर कर रहे हो, आप रिसीवर जो है आपके जो अदर फ्रेंचाइज ओनर्स हैं आप उनको भी कंसिडर कर रहे हो, जिसकी फ्रेंचाइज है आप उनको भी कंसिडर कर रहे हो, और आपका जो आपके जो जो लोग हैं, जो आपकी ऑडियंस है आप उनको भी कंसिडर कर रहे हो, या आपके जो कस्टमर्स हैं आप उनको भी कंसिडर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने यू की बात करनी है। और आपका मैसेज नेक्स्ट है, योर मैसेज शुड कन्वे ट्रूथ, आपका मैसेज ट्रूथ पे बेस करना चाहिए, आपका मैसेज ठीक मैसेज होना चाहिए, करेक्ट मैसेज होना चाहिए। ऑफर अ सर्विस ऑफ वैल्यू टू रीडर्स, आपने सर्विस ऑफर करें अपने रीडर्स के लिए कि आप क्या 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 आपकी ऑफर्स हैं, आप ये ऑफर्स दे सकते हैं। तो आप अपने रीडर को कंसिडर किया आपने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्टिसी, अगर हम कर्टिसी की बात करें तो आपने अपना मैसेज इस तरह से देना है कि उस हम्बल वर्ड्स यूज करते हुए, आपने पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हुए अपनी कम्युनिकेशन करनी है, जिसकी वजह से आप एक एक कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अचीव कर लोगे। कर्टिसी जो है, कर्टिसी इज मोर इम्पोर्टेंट एंड एडवांटेजियस इन बिजनेस राइटिंग देन इट इज इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अगर हम कंपेयर करें, फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी करें, या फिर हम अगर लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिखने का तो हमारे पास एक प्रूफ होता है, उसे आप अगेन एंड अगेन रीड कर सकते हो। लेकिन जब आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन अपनी करते हैं, उसमें तो आपने एक ही बार बोला और एक ही बार सुना, और कुछ वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके दिमाग से चले गए हो। लेकिन लेटर के फॉर्म में अगर आप लिखोगे अपनी बिजनेस राइटिंग और उसमें आप कर्टिसी शो करते हुए लिखोगे, तो अगर आपका जो रीडर है बार बार भी पढ़ेगा तो उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और इससे क्या होता है,
कर्टेजियस जो आपके मैसेजेस होते हैं, जो आपके कर्टियस मैसेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, आपके फ्रेंड्स जो है आपके और ज्यादा न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं, और आपका गुडविल बिल्डर होता है, क्योंकि आपने कर्टेसी को रखते हुए ध्यान में हम्बल वर्ड्स जो है यूज किए हैं, और अपने अपने ऑडियंस को अच्छे से बात की है आपने उनके साथ, और रिलेशनशिप बिल्डिंग की है वहां पे आपसे। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट, अगर हम देखें बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल में, तो कॉन्फिडेंस, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सक रहे, अगर आपने अच्छा नहीं लिखा, आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या आप अच्छी बिजनेस राइटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। योर लेटर विल बी मोर सक्सेसफुल व्हेन यू शो कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस इन योर रीडर एंड कॉन्फिडेंस इन योर मैसेज। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ लिखोगे, अपने आप पे भी आपको कॉन्फिडेंस हो, और आपके जो रीडर है उस पे भी कॉन्फिडेंस हो, और आपके मैसेज पे भी आपको कॉन्फिडेंस हो, तो आप अपना गोल जो है वो फुलफिल कर लोगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्वर्सेशनल टोन। आपका मैसेज इस अंदाज में लिखा जाए कि वो कॉन्वर्सेशन को कैरी करे, मतलब वो नहीं होती बात से बात निकलना, तो आपका लेटर इतना अच्छे टोन में हो, इतने पॉजिटिव टोन में हो। कॉन्वर्सेशनल टोन मीन पॉजिटिव टोन, जिसमें हम बात की, जिससे जिससे बात की जा सके, तो आपका मैसेज जो है इस तरह से हो, या आपका लेटर जो है इस तरह से हो। योर लेटर शुड रीड एज इफ यू आर टॉकिंग टू द रीडर्स। आपका जो है लेटर, जब रीडर आपका लेटर पढ़े ना, तो उसको इस तरह से फील होना चाहिए कि आप उसी के लिए लिख रहे थे और आप उसी से बातें कर रहे हो। द टोन शुड बी कंफर्टेबल, नेचुरल, कॉन्वर्सेशनल एंड आपकी जो टोन होती है, और एंड पॉजिटिव, आपकी जब आप बात कर रहे हो या आप लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ तो आप राइटिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो ना, तो आपने इस तरह से लिखना है कि जो आपका रीडर है वो कंफर्टेबल फील करे, उसे लगे कि हाँ मेरे लिए ही लिखा गया है ये मैसेज। कॉन्वर्सेशनल टोन मेक्स द राइटर एम्पैथेटिक। जब आप कॉन्वर्सेशनल टोन यूज करोगे तो ऐसा लगेगा, ऐसा फील आएगा कि आपका जो राइटर है बहुत एम्पैथिक है, आप उससे और बहुत हम्बल है, और बहुत बहुत फ्रेंडली है। तो आपने यहाँ पे कॉन्वर्सेशनल टोन यूज करते हुए अपना ये प्रिंसिपल फॉलो करते हुए आपने अपनी बिजनेस राइटिंग करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की यहाँ मैंने लिस्ट डाउन जरूर कर दी है, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड थी, पर मैंने अपने जो लास्ट लेक्चर है जो उसमें हमने ये डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इसलिए इसको मैं जरा स्किप करूंगी। 7 principles to develop your writing skills। अगर हम राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे राइटिंग प्रोसेस से ही गुजर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, अगर अपने आप डेवलप कर लोगे अपनी राइटिंग में, तो आप क्या करोगे, अच्छे से लिख सकते हो। Irrespective of your age factor, you can improve your writing skills if you want to। डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप पॉलिश करने चाहते हो, तो आप कर सकते हो। राइटिंग एबिलिटी इज द की टू सक्सेस इन द मॉडर्न बिजनेस। राइटिंग जो एबिलिटी है आपकी, वो सक्सेस, की टू सक्सेस है अगर हम मॉडर्न बिजनेस की बात करें। द फॉलोइंग टिप्स विल हेल्प यू डेवलप इट। ये कुछ टिप्स हमने यहाँ पे देनी है जो आपकी हेल्प करेंगी क्या डेवलप करने में, राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, लर्न ग्रामर। आपने ग्रामर लर्न करनी है, आपने प्रॉपर ग्रामर यूज करनी है। नंबर 2, इंक्रीज योर वर्ड पावर। आपने अच्छे और सही मतलब आपकी वर्ड पावर इतनी स्ट्रांग हो, इस तरह के वर्ड आप यूज करो कि इतने पावरफुल हो कि आप फौरन आप अपने गोल को फुलफिल कर लो। डेवलप रीडिंग हैबिट। आपको जो है रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, इसलिए कि एक अच्छा, अगर आपने राइटर बनना है तो आपको पढ़ना होता है, आप ज्यादा से जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना अच्छा आप लिख सकोगे। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव स्टैंडर्ड डिक्शनरी। आपके पास एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी भी होना जरूरी है। नेक्स्ट, डेवलप राइटिंग हैबिट। आप अपनी लिखने की आदत को डेवलप करो, आप ज्यादा से ज्यादा लिखो, ज्यादा से ज्यादा, पहले आपने पढ़ा, अब आप ज्यादा से ज्यादा लिखो। जितने ज्यादा आप इमेजिनेशन यूज करते हुए लिखोगे उतना ज्यादा आप अच्छे लिख सकोगे। नेक्स्ट, डेवलप योर इमेजिनेशन। हमने ये बात की कि आप इमेजिनेशन अपनी डेवलप करो, और उस तरीके से कोई अपना सिनेरियो बना लो या और उस पे सोचते हुए लिखो।
इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हो या जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका मैसेज है, उस पे आपकी नॉलेज जो है ज्यादा से ज्यादा हो, और उस पे आप अपनी नॉलेज इम्प्रूव करो और ज्यादा इम्प्रूव करो, ताकि आप सही से बात कर सको या सही से लिख सको। तो यहाँ पे हमने 7 प्रिंसिपल्स टू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स की बात की है। हमने द प्रोसेस, पूरी राइटिंग प्रोसेस हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में। हमने बैरियर्स टू लिसनिंग हमने देखा, हमने वो पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।